डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर 2023 के बारे में। ठीक है, और ये वीडियो साइंस का है। तो जो प्रोजेक्ट रेल की तरफ से जो जारी किया गया था उसका सेट 1 तो अपलोड कर दिया गया दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट 2 को। ठीक है, और साइंस का है, आपको पता ही है कि साइंस चल रहा है अभी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये, क्योंकि प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जो जारी किया गया था बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल इसमें थे। तो आज पूरे ऑब्जेक्टिव यानी 40 सवालों का प्रश्न उत्तर हम लोग देखने वाले हैं, और क्वेश्चन के आधार पे हम लोग कुछ एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है 2025 के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके देखिए क्या है प्रोजेक्ट रेल 2023। और देखिए साइंस है, ठीक है, साइंस है, और अभी फिलहाल हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। और ये आपको पता है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आदित्य रंजन के द्वारा इसको जारी किया गया था। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे हम लोग सेट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, 2 का जो है सेट 2 का दोस्तों पहला सवाल होगा। पहला सवाल पूछा गया कि किसी भी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए, एक तो आपको अवतल दर्पण दिया गया है, दूसरा बोला प्रतिबिंब आभासी भी होना चाहिए और सीधा भी होना चाहिए और बिंब से बड़ा भी होना चाहिए। तो ये दोस्तों एक ही शर्त पर होगा, जब अवतल दर्पण में हम लोग दर्पण के ध्रुव, ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तब जाके आपका क्या होगा, आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आगे दूसरा सवाल दूसरा सवाल है कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है। तो देखिए, आर बराबर होता है 2f। ये और इस तरह ऑप्शन मिल जाएगा तो आप आराम से टिक करके आ जाइएगा, या तो एफ बराबर अगर मिल जाए आपको r/2। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो इसके अभी जो दिया गया r बराबर 2f। आगे तीसरा सवाल होगा कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण मुड़ती है। देखिए, जल से हवा में जा रही है, ठीक है, तो जल यहाँ पर क्या होगा, सघन माध्यम होगा, और हवा क्या होगा यहाँ पे, विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ती है दोस्तों, अभिलंब से दूर। ठीक है, आगे चौथा सवाल होगा, अवतल लेंस से सदैव बनता है कैसा प्रतिबिंब। अवतल लेंस से, तो अवतल लेंस से हमेशा सीधा और छोटा बनता है। अवतल लेंस किसको बोलेंगे, तो ये हुआ आपका अवतल लेंस, और इससे जो होता है छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ठीक है, अवतल लेंस। तो पहला चौथा का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद पांचवा देखेंगे, तो पांचवा का पूछा गया क्वेश्चन कि लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रा यानी पी का, लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका 1/f, लेकिन इसका जो ये होता है क्षमता, एसआई मात्रक जो होता है लेंस की क्षमता का, तो वो होता है डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर डी से इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो समतल दर्पण द्वारा बनता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है ये। नेक्स्ट पूछा गया सातवां कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दृष्टिपटल कहते हैं, और इसका एक और नाम क्या है, रेटिना। ठीक है, रेटिना भी कहा जाता है। नेक्स्ट आठवां सवाल देखेंगे कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी, देखिए सवाल तो रिपीटेड है पर यहाँ ऑप्शन दिया 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ देख के लग रहा है कि सवाल होगा आपका कि मानव नेत्र का न्यूनतम बिंदु कितना होता है, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो वो होता है उसका 25 सेंटीमीटर। फिर 9वां नंबर सवाल है कि द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। द्विफोकस लेंस, तो द्विफोकस लेंस जो है जरा दूर दृष्टि को दूर करते हैं, बाकी निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस से इसको प्रयोग दूर करते हैं, यानी कि द्विफोकल लेंस यानी बायोफोकल लेंस है, जरा दूर दृष्टि को दूर करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता कौन सा होगा, तो I/R² होगा। ठीक है, I/R² जो होगा वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट पूछा गया 12वां, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, और इसका साइन होता है ऐसे। ठीक है, ओम। आगे नेक्स्ट 13वां सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो इसके हिसाब से क्या होगा देखना है। तो पहला ऑप्शन दिया किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। फिर पूछा गया किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। फिर पूछा गया कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो यही तो है, ठीक है,
कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट पूछा गया 14वां नंबर सवाल, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो जाहिर सी बात है, सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करेंगे? बादलों वाले दिन। तो बादलों वाले दिन में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया 15वां, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, यानी रिएक्टेंट। और जब भाग लेने के बाद जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, उससे जब पदार्थ बन जाता है तो उसको प्रतिफल कहा जाता है। प्रतिफल, या तो इसका एक और नाम है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। नेक्स्ट पूछा गया 16 कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलता है। ठीक है, आगे पूछा गया है ZnO+C और ZnCO में किसका उपयोग हुआ है? ठीक है, यानी कि देखिए उपचयन पूछा गया है, तो किसका उपयोग हुआ है? आप देख सकते हैं C के साथ O जाके जुड़ा, तो उपयोग किसका हुआ? तो C का उपयोग यहाँ पर हुआ। 17 का हो जाएगा C, 17 का हो जाएगा B दोस्तों, यानी कि C। आगे पूछा गया 18वां नंबर कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद यानी कि श्वेत होता है। नेक्स्ट पूछा गया 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं यानी गलत को छांटना है। तो बोला गया कि NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये तो सही है, क्योंकि NaOH क्षारक है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। फिर बोला HCl नीले लिटमस को लाल करता है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्ल है, तो नीला लिटमस को लाल करेगा। आगे तीसरा ऑप्शन देते हैं C6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यही बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज थोड़ी लाल कर सकता है, लाल को नीला कर सकता है। आगे 20वां सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? पीएच मान 7 से अधिक बोला गया। तो देखिए यहाँ पर जठर रस, नींबू, शुद्ध जल का तो 7 होता है। बाकी आप नींबू देखिए या जठर रस देखिए, ये तो आपका अम्ल है, तो बच गया क्षारक। 7 से अधिक किसका होगा? क्षारक का होता है। तो रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, रक्त ही एक ऐसा है जो दिया गया ऑप्शन में कि क्षारीय है। नेक्स्ट पूछा गया 21वां, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के अगर ऑक्साइड का बात किया जाए तो अधातु का ऑक्साइड होता है दोस्तों अम्लीय। ठीक है, और धातु का ऑक्साइड का बात किया जाए, धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। नेक्स्ट बात करेंगे 22वां क्वेश्चन कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दही में। 22 का हो जाएगा C। आगे 23वां सवाल है कि निम्न में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए तत्व बोला, तो तत्व में तो धातु रहा तो दोनों आ जाएगा। अगर धातु बोलता तो पारा होता, अधातु बोलता तो ब्रोमीन होता, लेकिन यहाँ तत्व बोला है तो ब्रोमीन प्लस मरकरी यानी पारा दोनों हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 24वां नंबर देखेंगे, इनमें से कौन कम क्रियाशील है? ठीक है, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम पूछा है, तो आपका हो जाएगा AU यानी कि औरम। ठीक है, Ag मतलब होता है सिल्वर अर्जेंटीनियम, और AU मतलब होता है औरम यानी कि सोना। नेक्स्ट पूछा गया 25वां कि एक्वा रिजिया में क्या पाया जाता है? तो देखिए एक्वा रिजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 पाया जाता है, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये 3:1 या 1:3 में होता है दोस्तों। ठीक है, 1:3 में। तो इसके हिसाब से आंसर यहाँ पर 25 का होने वाला है C। आगे 26वां सवाल पूछेंगे, देखेंगे कि ब्यूटेनॉन चतुकार्बनिक यौगिक है। ब्यूटेनेन जो है चतुकार्बनिक यौगिक, जिसका प्रक्रियात्मक समूह यानी कि क्रियाशील मूलक पूछा गया है, तो क्या है? तो ब्यूटेनॉन, देखिए नॉन लगा हुआ है तो यहाँ से पता कर सकते हैं आप कीटोन का है, कीटोन ग्रुप का है। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है? देखिए आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे सोडियम का होता है Na, हीलियम का होता है आपका He, और ऑक्सीजन का होता है O, और मैग्नीशियम का होता है Mg। ठीक है, यहाँ से आप संख्या देखिए तो सोडियम का होता है 11, उसका हीलियम का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 8, और मैग्नीशियम का होता है 12। तो आप जब इसको बांटिएगा तो ये तो 2 ही रहेगा, ये आपका 2 और 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 8 10 और 2। लेकिन यहाँ पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन, तो 11 जो सोडियम होगा इसमें 2 होगा, 2 8 1, यानी कि इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये बाहर का कक्षा में इसका 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट होगा, सोडियम। आगे पूछा गया 28वां, सोडियम स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो CO2 H2O तो चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सभी चीज चाहिए, तो उपयुक्त सभी होने वाला है। आगे 29वां, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क यानी कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है दोस्तों, नेफ्रॉन, और इसे हिंदी में वृक्काणु या वृक्क भी कहा जाता है। ठीक है, और एक किडनी में लगभग आपका 10 से 12 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आगे मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। आगे 31वां पूछा कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, देखिए इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन तो होगा नहीं, बच जाएगा आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ही आपका क्या है? पादप हार्मोन है। टोटल 5 पादप हार्मोन होते हैं। आगे 32वां सवाल है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र यानी कि कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों।
आगे और मस्तिष्क को सारा सूचना कौन पहुंचाता है? तो स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग 33वां नंबर पे। 33वां नंबर क्या होगा दोस्तों कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो होता है आपका ईस्ट में, और एक और नाम है जिसको बोलते हैं हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। तो यहाँ ऑप्शन नहीं हाइड्रा है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईस्ट। आगे 34वां सवाल देखेंगे। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? तो वो फल बनता है दोस्तों, फल। 34 का हो जाएगा डी। 35वां सवाल है। समजात अंग का उदाहरण क्या है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यानी कि आगे का पैर, फिर हमारा दांत और हाथी का दांत, फिर आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी और उपरोक्त सभी। तो देखिए समजात अंग का उदाहरण जो होगा आपका सभी होने वाला है। ठीक है, समजात अंग का उदाहरण होगा सभी। आगे 36वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, और मेंडल ने अपने मटर के पौधे पे इसका चयन किया था। ठीक है, आनुवांशिकता का पता भी लगाया था मटर के पौधे पे। आगे 37वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण है? आहार श्रृंखला देखिए, तो पहला ऑप्शन है कि घास। ठीक है, पहला ऑप्शन है घास, गेहूं, आम। ये नहीं होगा। फिर बोला है घास, बकरी, मानव। ये तो लग रहा हो जाएगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। बकरी, गाय, हाथी, फिर घास, मछली और बकरी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन के हिसाब से आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा कि पहले घास आपका क्या होगा? तो घास हो जाएगा उत्पादक, फिर उसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, और फिर उसको द्वितीयक उपभोक्ता खा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आहार श्रृंखला। नेक्स्ट 38वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक यानी कि प्रोडक्टिविटी किस में रहेगा? तो वो आपका ये घास में होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसमें होगी, और घास को कहा जाएगा उत्पादक। आगे 39वां क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, 39वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का, ठीक है, तो चिपको आंदोलन पिछले मॉडल पेपर में आपका सवाल था, पिछली सेट में। तो 1970 से 73 यानी कि 73 के आसपास में ये शुरू हुआ था, उत्तराखंड के रेनी गढ़वाल नामक गांव में। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था मैनिफेस्टो में वन विनाश को रोकना था। आगे 40वां क्वेश्चन है कि खादिन पाए जाते हैं। तो खादिन आपका कहाँ पाया जाता है? तो खादिन जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है। और जिस तरह से टांका आपका राजस्थान में पाया जाता है, उसी तरह खादिन जो है जलाशय को रोकने के लिए, जल को रोकने के लिए एक तरकीब है। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आज सेट 2 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और आप अभी इससे कुछ सीख रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और चलिए आपसे मिलेंगे अगले सेट 3 में। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय और लव यू, और जय हिंद, जय भारत।